है शाह एंड आई मुझे नीट 16 में मुझे ऑल इंजीनियरिंग 1 आया है। और मैं अपनी बात करता हूँ जर्नी की कि 2 साल में मेरी कैसी जर्नी रही, क्या मैंने किया। तो मैंने 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मेडिकल स्ट्रीम ज्वाइन करनी है और एक अच्छी कॉलेज में इंडिया में मुझे जाना है। वैसे मेरा टारगेट एम्स दिल्ली था कि मुझे एम्स दिल्ली में जाना है। तो इस माइंडसेट के साथ मैं आया था कोटा। मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी, वो मेरे साथ रहती थी 2 साल तक। और 2 साल में कौन कौन सी एल मैंने ज्वाइन किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, उसके बारे में बोलूँगा आज कुछ। पहले तो ये होता है कि 10th में 11 के ट्रांजिशन फेज़ में एक स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि 11 का कोर्स इज़ एक्सटेंसिवली वास्ट। क्योंकि 10th का छोटा सा सिलेबस होता है, 11 का एकदम अचानक से बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को फेस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैं कोचिंग में था, इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम तो फेस नहीं हुआ, क्योंकि जो भी सिलेबस कवर होता है वो स्टेप वाइज होता है और बेसिक से स्टार्ट होता है। तो बेसिक से हायर लेवल्स तक जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई सिलेबस की वास्टनेस की। उसके बाद बात आता है कि यार सिलेबस इतना वास्ट है 2 साल के 11th-12th का, उसको कवर करना है एक टाइम में 2 साल के अंदर। तो मेरे हिसाब से उसको कवर करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टाइम को आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको बायोलॉजी याद भी करनी है थोड़ी सी। तो मेरे हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम का शेड्यूल बनाना पड़ता है। और उसके अलावा जनरली फ़िज़िक्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती है एक मेडिकल स्टूडेंट को, क्योंकि फ़िज़िक्स इज़ अ मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा है और कॉन्सेप्चुअल भी ज़्यादा है। तो उसको और उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेडिकल में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिज़िक्स का। तो मेरे हिसाब से उसको कोप अप करने का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि आप न्यूमेरिकल्स करो, जितने भी हो सके उतने MCQs करें फिज़िक्स में, कंसेप्ट्स बनाएं अपने और उस पर थिंक और रीथिंक करें। मतलब फिज़िक्स ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जिसमें आपको केवल याद करना है या बस पढ़ के आपको याद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिज़िक्स में आपको जितना भी हो सके उतना सोचना है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, फिर उस पर घर जाके आप सोचो, उसको अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एंगल से थिंक करो और जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल्स करो। आपको कहीं से मिल जाए, लास्ट ईयर के पेपर्स मिल जाए फिज़िक्स के, जितने हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैटर करती है एग्जाम्स में, वो है स्पीड। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों, क्योंकि स्पीड 3 घंटे होते हैं, आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 3 घंटे में आपको पेपर का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी आदत है वो आपके 2 साल से होनी चाहिए, मतलब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीड का मैनेजमेंट करना। और उसके अलावा अगर जहाँ तक बात है कि मैं क्या कौन से कॉन्सेप्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है AIPMT में, तो उसके लिए आपको मैं बायोलॉजी में बोलूँगा कि एक NCERT जो बुक है वो दैट्स एन इमेंस इंपॉर्टेंस, क्योंकि NCERT इज़ द ओनली बुक दैट शुड बी रेफर्ड बाय मेडिकल स्टूडेंट्स। मतलब जहाँ तक मैं बात करूँ आज एम्स और AIPMT इस साल के एग्ज़ाम की, तो एम्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के, वो सारे के सारे NCERT से आए थे। तो एज इट इज़ सारे एग्जाम्पल्स NCERT के, सारे जितने भी डायग्राम्स हैं NCERT के, सारे आपको याद होने चाहिए। उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मेमोराइज कर सकते हो, आपको समझ सकते हो। वैसे समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको समझ लिए एक बार बायोलॉजी, तो आपको याद करने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते। तो दैट इज़ अ ट्रिक फॉर बायोलॉजी। और केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है उसमें। तो उसके लिए मेरी जो ट्रिक थी, एक तो था कि मैं उसका कॉन्सेप्ट समझूँ पहले। वो यहाँ पे एलन कोटा में होता ही था। टीचर वुड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म कि भाई ये रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका कैसे होता है, क्यों होता है। लेकिन समझने के बाद उसको याद रखना भी इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उससे भूल नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने जो टेक्निक अपनाई थी वो थी रिवीजन, क्योंकि उस रिएक्शन को बार बार पढ़ो, उसको 2 दिन में एक बार पढ़ो या 3 दिन में एक बार पढ़ो, तो अपने आप याद हो ही जाता है। तो दैट इज़ द ट्रिक विच आई यूज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके अलावा जितने भी मेरे डाउट्स होते थे, मेरी वीकनेस वाली जो पॉइंट्स थी, उसके लिए मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाया था। मतलब अलग अलग डाउट्स थे, अलग अलग वीकनेसेस थी मेरे, जितने भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे मेरी टेस्ट में, उसके लिए मैंने अलग सा एक नोटबुक बनाया था। और उस नोटबुक को मैं बार बार रेफ़र करता था, ताकि वो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना हो पाए। तो ये भी एक टेक्निक थी जो कि मैंने यूज़ की थी। फिर इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम, तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी बच्चों को टेंशन बहुत होता है, स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, क्योंकि यार इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, लाखों बच्चे बैठने वाले हैं, इतनी कम सीट्स होती है, सिलेक्शन चाहिए, पेरेंट्स का प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से उसके लिए कम्पीट करने का एक तरीका तो ये होता है कि पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी पड़ती है। अपने पेरेंट्स से बातें करो, पॉजिटिविटी होने के लिए टीचर से इंटरेक्ट करो, कि अगर आप में पॉजिटिविटी आती है तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेस वाली कोई चीज़ नहीं आएगी।
और स्ट्रेस का एक और रीज़न भी होता है कि आप रेगुलरली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, या आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो तो आपके एकेडमिक से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको अपने कोचिंग से कंसल्ट करना पड़ेगा, या तो उसका सोल्यूशन आपको अपने आप निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसका ध्यान रखो। और उसके अलावा जो प्रैक्टिस की बात आती है कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQs जो चीज़ है उसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी जो फ्लो है वो बन नहीं पाती है। तो ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया था जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में था, तो मैंने करीबन 1 हफ्ते तक MCQs नहीं किए थे। तो 1 हफ्ते बाद मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि MCQs नहीं बन रहे मेरे से, 2 साल की मेहनत के बाद भी। MCQs में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस कभी छोड़नी नहीं है, हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन ले आओ, उसको रिपीट करो, चाहे जो भी लास्ट के क्वेश्चन है वो करो। और जो भी जहाँ पे टेस्ट होते हैं LM में, तो उसमें आपकी जो स्ट्रैटेजी है पेपर को अटेम्प्ट करने की वो बननी चाहिए। मतलब मेरी जो थी स्ट्रैटेजी वो थी, मैं पहले केमिस्ट्री करता था, पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स करता था। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो इसको बनानी चाहिए आपको स्ट्रैटेजी, और मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगी, फाइनल एग्ज़ाम, तो आप की अगर इसका स्ट्रैटेजी होगी प्लान में तो आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरी जो बात है कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो अंदर का एनवायरनमेंट है मेंटल, वो कैसा रहना चाहिए, क्योंकि AIMT की एग्ज़ाम जिस दिन होती है उस दिन बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है। मतलब इतना ख़तरनाक होता है कि आप भले कितनी मेहनत की आपने 2 साल, तो आपका प्रेशर तो आएगा ही आएगा। तो मतलब उसको भी कंपैट करना है अपने को। तो उसके लिए आप एक दिन पहले आप अपने किसी सबसे बात करना कम करना चाहिए, मतलब जो भी उससे, और जो पेरेंट्स है उसके बात ज़्यादा करनी चाहिए। मतलब पेरेंट्स को आपको रिलीव हो सकते हैं, उनसे पॉजिटिव बात है, उससे कोई अच्छी बात है स्टडीज़ के अलावा, वो ये सारी बातें करनी चाहिए ताकि आपका रिलैक्स रहे, क्योंकि रिलैक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के टाइम पर अगर हड़बड़ी होती है तो इट डिस्टर्ब्स द एंटायर कैरियर, तो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। और एग्ज़ाम के बाद अपने आप को मतलब रिलैक्स, अपने आप को मनाना चाहिए कि भाई जो भी किया मैंने बेस्ट एफर्ट्स किए, तो रिज़ल्ट चाहे जो भी आए उसको मेरे हिसाब से उसको सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा, और पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए, रिजल्ट्स चाहे जो भी है। मैंने तो अभी एम्स दिल्ली ज्वाइन किया है, और वहाँ पर रहूँगा 5.5 years MBBS करने के लिए। और जहाँ तक मैंने अभी कुछ PG का प्लान किया, तो आई डोंट थिंक इट्स एनी फिक्स प्लान, क्योंकि अभी मैं बस सर्च करूँगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास आगे जाके, क्या अच्छी ब्रांचेज़ है, क्या ट्रेंडिंग ब्रांचेज़ है, और मुझे किस में इंटरेस्ट है। तो ये सारी बातें चेंज होगी, और डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल सिलेक्ट माई स्ट्रीम। जी बिल्कुल, एक एम्स और AIMT में कोई बेसिक डिफरेंस है नहीं सिलेबस में। सिलेबस सेम है, बेसिक टेक्स्ट बुक सेम है। जो डिफरेंस है वो थोड़ी पढ़ाई के पैटर्न में, कि आपको एम्स के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है अलग तरीके से। मतलब क्या है कि एम्स में आपको समझ कर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि AIMT में थोड़ा मेमोरी बेस भी ज़्यादा आता है। तो आपको एम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो उसको समझ के पढ़ना पड़ेगा आपको। हर एक बुक जब पढ़ते हो आप, तो मेरे हिसाब से उसको आप ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि आप उसको क्वेश्चन की तरह पढ़ रहे हो। मतलब उसको अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका जो AR क्वेश्चन आते हैं, एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन एम्स में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो भी करना चाहिए। और जीके की, जहाँ जीके की बात है, एम्स में जीके भी आता है 20 क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है वो रखनी चाहिए, वो उतना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट्स है, वो एक तो पहले ये मैं उनको बोलना चाहूँगा कि पहले अपना गोल टारगेट सेट करें। उसके गोल को सेट करने के उस तरीके होते हैं कि आप पहले तो अपनी पहचान है, अपनी एबिलिटीज़ क्या है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास सपोर्ट कितना है। अगर आपको इस तरह क्लियर है तो आप अपना गोल सेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक बहुत नीचा गोल सेट किया तो भी दिक्कत है, बहुत ऊंचा गोल सेट किया तो भी दिक्कत है। तो एक एडिक्वेट गोल सेट करो अपने लिए, और उस गोल को पाने का एक रास्ता, एक आउटलाइन जो होता है उस पर बनाना चाहिए। अगर आपके पास कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, कोचिंग का एक्सेस नहीं है आपके पास, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूज़ करें, और जितने भी बेसिक टेक्स्ट बुक्स है उसको फॉलो करें। मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि 5-6 घंटे पढ़ना तो 5-6 घंटे ही पढ़े, तो ये तो आप डिपेंड करते हैं अपने पे। तो मेरे हिसाब से आपको डेली प्लान्स बनाना चाहिए। डेली प्लान्स इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि अगर आप महीने का प्लान बनाओगे तो फॉलो नहीं हो पाता। तो डेली प्लान्स फॉलो करें, और डेली प्लान्स में आप ये अपने टॉपिक्स क्या क्या कवर करना है आज को, मेरे कौन से वीक टॉपिक्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, क्या रिवाइज करना है, क्या रिवाइज हो चुका है, उसका एक लिस्ट बनाएं और उसको फॉलो करें। और जो भी कोचिंग अगर आपके पास है तो दैट इज़ वेरी गुड, एंड कोचिंग का गाइडेंस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये केस नहीं है
तो मेरे हिसाब से आपको जाके इंटरव्यूज़ जो है वो लिसन करने चाहिए, तो हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरे हिसाब से वो भी एक हेल्पफुल चीज़ है। और जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस लोग हैं आपकी लोकेलिटी में जो ये एग्ज़ाम्स पहले दे चुके हैं, उसमें सक्सेस लिया है उन्होंने, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे बात करें और उनसे गाइडेंस लें, और अपने भी दिमाग लगाए कि आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है, उसका भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और जो बुक्स वगैरह है उसको यूज़ करके आप अपना प्लान बना सकते हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि कंटिन्यूसली पढ़ाई कोई कर नहीं पाता है। तो मेरे हिसाब से आपको हॉबीज़ तो रखनी पड़ेगी, लेकिन वो एक लिमिट में होनी चाहिए। 2 साल थोड़ा कम रखो। और मेरी तो खास करके हॉबीज़ थी, मैं मूवीज़ का शौक़ है, मुझे म्यूज़िक का शौक़ है और नॉवेल्स का तो बहुत शौक़ है। तो नॉवेल्स पढ़ता था मैं, और ये एक चीज़ होती है कि आपके माइंड को रिफ़्रेश करते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये जो सोशल मीडिया है उससे आप दूर रहे 2 साल तक, क्योंकि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट प्रूव कर सकती है।